वेलकम बैक टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के रिमेनिंग टॉपिक्स पर जिनका नाम है एनडीपी एंड एनएनपी। सो इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड द जीडीपी एंड जीएनपी, जिसमें हमने देख लिया था कि जीडीपी और जीएनपी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, उनके यूजेस क्या क्या है और किस तरीके से जीडीपी और जीएनपी एक दूसरे से डिफर करते हैं, साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एनडीपी एंड एनएनपी। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग टू द इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मिलते रहा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आज एनडीपी पर। सो व्हाट इज एनडीपी? सबसे पहले सवाल उठता है एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमने आपको बताया था जीडीपी का फुल फॉर्म होता था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेम एज एनडीपी में यहाँ पे ग्रॉस की जगह आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या होता है? ग्रॉस जो होता है वो कभी भी किसी भी वैल्यू का एक, आप कह सकते हो, वो लमसम वैल्यू दैट इज नॉट सो प्रिसाइज्ड होता है, एक ऑल ओवर एग्रीगेट वैल्यू होता है। लेकिन जब हम किसी भी चीज में नेट वर्ड का यूज करते हैं तो जो नेट वर्ड होता है वो होता है शुद्धता, दैट मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो नेट होता है, ठीक है। तो एनडीपी इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये याद रखना कि जिस चीज के आगे नेट लगा है उसके ग्रॉस में से आपको क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। ये कहाँ पे काम आएगा? ये अभी जब एनडीपी पढ़ने के बाद हम एनएनपी में जाएंगे तब भी आपको ये पता चलेगा कि एनएनपी में भी आपको क्या करना है, जिस चीज के आगे नेट लगा है उसको उसकी ग्रॉस वैल्यू से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, राइट। तो इसको ध्यान रखना, पहले बिल्कुल नहीं भूलना है दैट एनडीपी इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब एक बात उठती है जीडीपी डेप्रिसिएशन क्या होता है? जीडीपी की डेफिनेशन सभी को मालूम है। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू of all goods and services produced in an financial year in our Indian territory। यानी हमारे देश में एक साल में बनने वाली समस्त प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, मार्केट वैल्यू होती है, वो हमारे देश की जीडीपी कहलाती है, ठीक। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन के लिए एक वर्ड हिंदी में यूज किया जाता है, मूल ह्रास। दैट मीन्स कि जो उसका प्राइस है उसमें कमी आती है। प्राइस में कमी कैसे आती है? अब सिंपल सी बात है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें आज से 5 साल पहले का, दैट फॉर एन एग्जाम्पल आपने आज से 5 साल पहले एक गाड़ी खरीदी, ठीक। अब उस 5 साल पहले खरीदी गई गाड़ी को जब आपने खरीदा था वो उस समय की, उस टाइम पीरियड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला व्हीकल था और आप समझो कि उसमें आपको जो प्राइस था वो काफी हाई था, राइट। और वो उसी साल का मैन्युफैक्चर था तो वो उसी जीडीपी में काउंट है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप 5 साल बाद बात करते हो उसी गाड़ी की, तो उस गाड़ी का प्राइस क्या उतना ही है एज द सेम प्राइस जिस पे आपने खरीदा था? नहीं, वो प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आया। डेप्रिसिएशन क्यों आया? क्योंकि उस गाड़ी का अगर यूज किया गया है तो जिस एफिशिएंसी से वो अपनी ब्रांड न्यू कंडीशन में वर्क कर सकती थी, क्या उसी एफिशिएंसी से वो अपनी 5 साल पुरानी कंडीशन में वर्क करने वाली है? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो जनरली किसी प्रकार की टूट फूट या कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट या कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपने क्रिएट कर दिया हो जिसके कारण उस पर्टिकुलर डिवाइस का जो प्राइसिंग है वो गिर जाता है, दैट इज द डेप्रिसिएशन। इसलिए हमेशा जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन किया जाता है, राइट। तो एनडीपी इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOCI। इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना क्योंकि जब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कैलकुलेट करेगी और कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होगा कि कई सारे फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जो कि एनएसएसओ कैलकुलेट करता है, राइट। दैट इज तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाली है कि अगर कई सारी चीजें एनएसएसओ कैलकुलेट करेगा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये पर्टिकुलर चीज ऐसी है जो MOCI कैलकुलेट कर रही है। तो ध्यान क्या रखना है? एनडीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। इसका यूज क्या है? अच्छा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल के हम क्या हासिल कर लेंगे? जीडीपी निकाल के तो चलो हमें पता चलता है कि साल में हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। नेट निकाल के क्या हासिल हुआ? नेट निकाल के ये हासिल हुआ कि हमारा जो हिस्टोरिकल लॉस था उसकी हमको पूरे तरीके से जानकारी मिली। साथ में हमको ये समझ में आया कि ये जो लॉस हमने यहाँ पे झेला, इस लॉस से बचने के लिए हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया और फिर डेवलपमेंट भी हमारा देश में
आगे स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजंस के कारण, क्यों, अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि हम बात करते हैं पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे आप मान लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल आपने मान लीजिए कि आपने कुछ फ्रूट्स खरीदे, राइट। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आया, या चलिए अनाज खरीदा, वीट खरीदा। अब जो वीट आपने खरीदा, आपके पास प्रॉब्लम ये है कि उस वीट को आपने खरीद तो लिया, लेकिन उस वीट को रखने के लिए आपके पास कोई वेयर हाउस जैसी सुविधा नहीं थी, राइट। अब आपने क्या किया, आपने उसको खुली जमीन में रखा, खुली धरती में, आकाश के नीचे आपने उसको रख दिया। तो अब अगर किन्हीं कारणों से मौसम पलट गया और बारिश हो गई, राइट, तो क्या होगा, सारा वीट खराब हो जाएगा आपका, है ना। तो इसके कारण आपको लॉस होगा। तो इस चीज से आपको यहाँ पे समझ में आया कि हाँ, अभी भी हमारी यहाँ पे जो वेयर हाउसेज हैं उनकी प्रॉब्लम है। तो अब हम डेवलपमेंट में क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे कई सारे वेयर हाउसेज, ताकि हमारी जो वीट क्रॉप्स हैं या जितने भी हमारी क्रॉप्स हैं, ये सारी एक सेफेस्ट प्लेस पर रह सकें बिना किसी तरीके से खराब हुए, ठीक है। तो एनडीपी का यूज हम असल में इसलिए करते हैं ताकि हमको ये पता चलता है कि हमारे यहाँ जो लॉस है वो कितना है। उस लॉस को कवर करने के लिए हम रिसर्च करेंगे और रिसर्च से होगा डेवलपमेंट। तो ये एक साइकिल है जो अपने आप में 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। तो यूज याद रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करती है कि किस डेट से हमको एसेट को डेप्रिशिएट करना है, मतलब उस पर्टिकुलर एसेट का जो प्राइस है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने फॉर एन एग्जांपल आपने मान लीजिए कल की डेट पे खरीदा है, उसको कल की डेट पे खरीदा तो आज की डेट पे तो डेप्रिशिएट नहीं होगा वो, है ना। तो यहाँ पे ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट है वो आपको बताएगी कि इस पर्टिकुलर गुड का जो प्राइस है वो इस पर्टिकुलर डेट के बेसिस पर एसेट पर डेप्रिशिएट किया जाएगा। डेप्रिशिएशन परसेंटेज जो होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने नंबर्स में, अपने रिपोर्ट्स में, और फिर उसी के बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। To understand the depreciation in one go and also analyzed by the sector, it is also useful to analyze the research and development. अब depreciation को भी यहाँ पे समझने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करती है एनडीपी। साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि सेक्टर बाय सेक्टर जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट है वो किस तरीके से है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जनरली आपने देखा होगा प्राइवेट एंटिटीज के माध्यम से इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो प्राइवेट एंटिटीज के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं ये आपको बाहर कहीं भी ऐसे पड़े हुए मिल जाए, राइट। क्यों? क्योंकि ये चीजें भी ऐसी सेंसिटिव है, अल्ट्रा सेंसिटिव है कि अगर इनमें एक भी खरोंच आती है तो कई बार पूरा का पूरा डिवाइस वर्क करना बंद कर देता है, और एक डिवाइस से इंसान को हजारों से लेकर लाखों तक का नुकसान हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हमने क्या किया, डेवलपमेंट करते हुए काफी अच्छे स्टोरेजेस की व्यवस्था की हुई है, जिससे कि उनको किसी भी तरीके से जो है इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बट एज वी कम टू द एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जाओगे तो अभी भी वेयर हाउसेस की कमी, जैसा कि एग्जांपल में आपको मैंने बताया। तो यहाँ भी सेक्टर बाय सेक्टर भी आपको डेवलपमेंट को समझने में मदद कर रहा है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको ना केवल ये बता रहा है कि आपके यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन रेट है वो क्या है, साथ ही आपको ये भी बता रहा है कि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ये सेक्टर बाय सेक्टर किस तरीके से वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्टर बाय सेक्टर वेरिएशन है इसमें अपने आप में सेक्टर की तरफ से भी कुछ ना कुछ योगदान है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, राइट। सो एनडीपी इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं इट विल बी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए आता है वो आता है एनएनपी। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही एनएनपी आगे चलकर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाती है वो आगे चल के हमारी बनती है नेशनल इनकम, ठीक है। हमारे देश की जो नेशनल इनकम है जिसको हम प्योरेस्ट फॉर्म में बोलते हैं एनआई इज अवर एनएनपी, ठीक है। तो एनएनपी ही हमारे देश की नेशनल इनकम है, और एनएनपी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, जीएनपी, और जीएनपी निकालने के लिए फिर आपको जीडीपी निकालना पड़ेगा। सो हियर यू कैन गेट कि हाउ these things are interlinked with each other, right? अगर आपको एनएनपी चाहिए तो जीएनपी निकालनी है, जीएनपी चाहिए तो जीडीपी भी निकालनी है, साथ में आपको एनएफआईए भी चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने जाओगे तो एनडीपी भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे फिर हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये वर्क करता है। तो सबसे पहले बात करें नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को दूसरे शब्दों में कहा जाता है एनएनपी, दैट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट।
एनएनपी इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस द डेप्रिसिएशन। जैसा मैंने बोला वहां पे भी हमने किया कि जिस चीज के आगे नेट लगा था उसके ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। एनडीपी के आगे लगा था तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, अब एनएनपी के आगे लगा है तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, राइट। तो यहाँ पे जब आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा रहे हो तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे आपने पुट कर दिया, तो कुल मिलाकर एनएनपी इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, दैट इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस द डेप्रिसिएशन, है ना। तो इस तरीके से आपने अपनी एनएनपी को कैलकुलेट किया। अब एनएनपी का यूज क्या होता है, एनएनपी सीधे सीधे आपकी नेशनल इनकम दे देता है, राइट। नेशनल इनकम मिल गई तो पर कैपिटा इनकम भी तो निकालनी है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, पर कैपिटा इनकम इज ऑलवेज इज इक्वल टू द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और नेशनल इनकम को दूसरे शब्दों में यहाँ पे क्या बोला है, एनएनपी, तो दैट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट। सो जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी का आपको यहाँ पे मतलब अंतर समझ में आ गया होगा कि एनडीपी जो है एक तरीके से डेप्रिसिएशन और गुड्स के ही हिस्टोरिकल लॉस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि एनएनपी जो है उससे हमारे देश की नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है और पर कैपिटा इनकम भी, राइट। तो ये होता है बात एनडीपी और एनएनपी की। अब एक बात आती है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस। दो अलग अलग वर्ड्स और दो अलग अलग मीनिंग। सो कॉस्ट इज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी विच कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट और फैक्टर बेसिस। मार्केट कॉस्ट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन मार्केट आफ्टर एडिंग द टैक्सेस, एंड फैक्टर कॉस्ट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ फैक्ट्री गेट। ऑल्दो अगर आप बोलो कि आप कॉस्ट और प्राइस में अंतर क्या है, तो कॉस्ट भी मूल्य बताता है, प्राइस भी मूल्य बताता है, लेकिन कॉस्ट और प्राइस में फिर अंतर क्या आ जाता है कि जो कॉस्ट होती है वो जनरली दो प्रकार की होती है, मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट। यानी जब आप किसी भी दुकान में या किसी भी मार्केट में किसी सामान को परचेज करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस मार्केट में उस सामान के आने के बाद उस पर टैक्सेस लगना शुरू होते हैं। तो जब टैक्सेस लगेंगे तो उसकी जो एमआरपी होगी, दैट इज द मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, दैट विल बी समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप उसी गुड को उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के गेट से खरीदने की कोशिश करो जहां पर के अभी किसी भी प्रकार से टैक्सेशन नहीं हो रहा है, आप भी वहां पे उनको किसी भी तरीके का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो उसके कारण ये जो फैक्ट्री गेट का प्राइस होगा दैट विल बी लेसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल फैक्टर कॉस्ट काउंट किया जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या होता है मार्केट कॉस्ट में सारे टैक्सेस जोड़ने लगते हैं, राइट। तो जब टैक्सेस काउंट होता है तो कोई भी चीज जो है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, तो मार्केट कॉस्ट पे अक्सर आपको जो चीजें हैं हमेशा महंगी पड़ती हैं। फैक्टर कॉस्ट पर अगर आप देखो तो फैक्ट्री गेट कॉस्ट इसका एक एग्जांपल है कि फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप देखते हो तो ये विदाउट टैक्स ऐड होती है, इसलिए यहाँ पे इसका प्राइस कम होता है, ठीक है। अब प्राइजेस आर ऑफ टू काइंड्स। अब प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस दो तरीके के होते हैं, कांस्टेंट और करंट, डिपेंडिंग ऑन द बेस ईयर। कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस क्या होता है, तो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस समझने के लिए आपको सिर्फ एक फैक्टर याद रखना है कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन हमारे देश की गवर्नमेंट एक बेस ईयर डिसाइड करती है। जैसे अभी के डेट में अगर मैं आपसे बोलूं 2014-15 को बेस ईयर मान के काम किया जा रहा होगा, तो क्या होगा कि वहां पर जितना भी कांस्टेंट प्राइस लिया जाएगा वो सारा का सारा 2014-15 के बेसिस से ही लिया जाएगा, राइट। यानी कि उसमें जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अप्लाई होना है, जितना भी परसेंटेज ऑफ टैक्सेस होना है, ये सारी चीजें होना है, ये ऑन द बेसिस ऑफ 2014 एंड 15 किया जाएगा। लेकिन अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो आज की डेट का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा उसके बेसिस पर अगर आप किसी चीज का प्राइस निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा, करंट प्राइस, राइट। सो प्राइसेस आर ऑफ ऑलवेज टू काइंड्स, कांस्टेंट एंड करंट। अब नेशनल इनकम की बात आ रही है, नेशनल इनकम के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, तो नेशनल इनकम को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट जो होता है तीन तरीके से होता है, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में कुछ नहीं करना है, जितने भी व्यक्ति आपके देश में कमाते हैं, जितनी भी उनकी इनकम है सबको ऐड कर दो, नेशनल इनकम निकल आएगी। तो ये यहाँ पे इंडिया में यूज नहीं किया जाता, ठीक है, हम इस मेथड को यूज नहीं करते। फिर प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड में क्या करते हैं, प्रोडक्शन मेथड इज द पब्लिक वैल्यू एडेड मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज होंगे उनका
प्रोडक्शन पर जो वैल्यू ऐड होगी, हर स्टेज के प्रोडक्शन पर इसकी वैल्यू ऐड होती जाएगी, एंड देन दिस मेथड विल कॉल दी वैल्यू एडेड मेथड। फिर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, जो हमारे देश का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसके बेसिस पे हम हमारी नेशनल इनकम को डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो ये ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति तभी खर्चा कर सकता है जितना खर्चा वो कर रहा है उतनी उसकी इनकम शो कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे देखोगे। अब जैसे अगर मैं बात करूँ इनकम मेथड की, इनकम मेथड में क्या होता है कि बाय एडिंग द इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री, मतलब जहां भी कभी अगर आप मान लो कि इनकम मेथड का यूज किया जाएगा, इंडिया में तो यहाँ पे यूज नहीं होती, तो इसको एग्जांपल के तौर पे अभी यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया में यूज नहीं होती, तो ये ध्यान रखना कि इनकम मेथड में क्या करना है, सारे सिटीजन्स की जो इनकम है ना, उसको आप ऐड कर दो, तो आपकी किसी भी देश की जो इनकम मेथड से नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट हो जाती है। प्रोडक्शन वैल्यू मेथड में आप क्या करते हो, वैल्यू एडिशन बाय ऑल द इकोनॉमिक एंटिटीज और फर्म्स। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि हर स्टेज पर आप क्या करने वाले हो कि वैल्यू ऐड करने वाले हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि हम कोई कंपनी है, कोई फर्म है जो ब्रेड का प्रोडक्शन करे, कोई बेकरी है, राइट। तो यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए मान लीजिए उन्होंने जो व्हीट फ्लोर परचेज किया, जो व्हीट फ्लोर उन्होंने परचेज किया या जो व्हीट उन्होंने परचेज किया उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 10 रुपए। उस व्हीट को उन्होंने फ्लोर में कन्वर्ट किया होगा, तो जब उन्होंने उस व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया तो उसकी कॉस्टिंग क्या हो गई, उसकी कॉस्टिंग हो गई 20 रुपए, राइट। कितनी वैल्यू ऐड हुई, 10। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जब इस फ्लोर की मदद से उन्होंने क्या किया, ब्रेड को बनाया, राइट। सो फाइनली जब हमारी ब्रेड तैयार हुई तो उसका जो प्राइस था वो कितना हो गया, 40 हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए 40 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ यहाँ पे, 20, ठीक है। तो अब अगर आप 40 माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट करो तो आपको ये पता लगता है कि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। अदरवाइज अगर आप इन स्टेजेस की वैल्यू को जोड़ते, 10 में जब आप 10 जोड़ोगे तब यहाँ पे 20 बन रहा है, राइट। यानी आप इसमें इनपुट कितना दे रहे हो, 10 का। इस 20 में जब आप 20 जोड़ोगे तो ये कितना बन रहा है, 40। अब अगर आप क्या करो, अगर आप इस 10 को भी काउंट करो, इस 20 को भी काउंट करो, इस 20 को भी काउंट करो, देन द वैल्यू विल बिकम 50। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ शो करता है। इसलिए इस वैल्यू एडेड मेथड में हमको क्या करना है, जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं इन पर जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं केवल उसको ध्यान में रखते हुए इनिशियल वैल्यू के साथ इसको ऐड करते हैं, तो हमारा जो फाइनल कॉस्टिंग है वो हमको मिल जाता है, ठीक। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या किया जाता है, बाय एडिंग द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनका खर्चा या उनका एक्सपेंडिचर कितना है, इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको यहाँ से एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम मिल जाएगी। सो वाई फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस कैपिटल G प्लस x माइनस m। y इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी हियर विल बी c, दिस विल बी i एंड दिस विल बी g, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, इसको आप ध्यान में रखना। दिस विल बी c, दिस विल बी i एंड दिस विल बी G। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है C। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है I, और एक्सपेंडिचर फॉर द कैपिटल गुड्स हमारे लिए होता है G। X स्टैंड्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड M स्टैंड्स फॉर द इम्पोर्ट। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो प्राइवेट एंटिटी का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको ऐड किया, फिर उस कंजम्पशन में हमारी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको ऐड किया, फिर कैपिटल गुड्स का जो एक्सपेंडिचर है उसको ऐड किया, तो C प्लस आई प्लस G किया। फिर हमने कुछ अमाउंट ऑफ चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट करी होंगी तो हमारा एक्सपोर्ट में एक्सपेंडिचर X, इंपोर्ट करने में हमारा जो पैसा है वो बाहर गया, इसलिए हमने यहाँ माइनस M लगाया। तो C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। तो यहाँ से हमारी एक्सपेंडिचर मेथड से इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर हम ये मानते हैं कि जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर हमारे एक्सपेंडिचर हुआ वो हमारी नेशनल इनकम कहलाया।
राइट। सो इन सभी मेथड्स में से इंडिया में सबसे ज्यादा जो अभी फेमस है वो वैल्यू एडेड मेथड ही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सो इस लेक्चर में हमने एनडीपी, एनएनपी, कॉस्ट एंड प्राइस, नेशनल इनकम के मेजरमेंट और इन तीनों मेथड्स को देख लिया। इसके साथ यहाँ पे हमारा जो नेशनल इनकम का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अगले चैप्टर पे। टिल देन don't forget to like, share, comment and subscribe to UPSC and Judicial Exam Preparation. Thanks for watching.